मुंबई का एक ही गवर्नमेंट, धारावी बैंक। समय के साथ जब हम हमारे पुराने फेवरेट एक्टर के नाम भी भूलने लगे थे, तब आता है OTT प्लेटफॉर्म और वो चमकाता है इनके डूबे हुए सितारों को। जी हाँ फ्रेंड्स, बहुत से नाम आपको ऐसे बता सकता हूँ जिनकी किस्मत OTT प्लेटफॉर्म ने फिर से चमकाई है। अभिषेक बच्चन, बॉबी देओल और अब सुनील शेट्टी और विवेक ओबरॉय। जी हाँ फ्रेंड्स, बात करेंगे रिलीज हुए ट्रेलर धारावी बैंक की। भाई मुझे लगता है कि इसका ट्रेलर थोड़ा और जल्दी आना चाहिए था। सीरीज 19 नवंबर को रिलीज हो रही है, बस 8 दिन पहले इन्होंने ट्रेलर डाला है। थोड़ा पहले और डालते तो इसकी और हाइप होती, क्योंकि सुनील शेट्टी बहुत समय बाद में वापस कमबैक कर रहे हैं। याद भी नहीं है लास्ट टाइम इनको कब पर्दे पर देखा था। भाई एक बात मैं लिटरली कह सकता हूँ, विवेक ओबरॉय ने अपने एक्टिंग कैरियर में जितने उतार चढ़ाव देखे हैं किसी ने नहीं देखे होंगे। बॉलीवुड में इनकी गाड़ी शुरू से ही लुढ़क लुढ़क के चल रही थी और फिर ये हुए फ्लॉप, और उसके बाद ये साउथ में जाके नेगेटिव रोल करके होते हैं प्रसिद्ध, और फिर आते हैं बॉलीवुड में कमबैक करने। भाई किस मिट्टी का बना है ये बंदा। तो भैया इस बार कहानी है धारावी के अंदर की। कहा जाता है कि इस 2 किलोमीटर के एरिया में 12 लाख से भी अधिक लोग रहते हैं, और ये बात रियल है। तो फिर धारावी का किंग है थलाइवन, जो यहाँ बैठकर अपने सारे काले कारनामे चलाता है, और पूरी धारावी की जनता इसे अपना भगवान मानती है। तो भैया अब ड्यूटी है विवेक ओबरॉय की, जो एक पुलिस वाला है। तो देखते हैं फिर वो किस तरीके से इस नेक्सस को खत्म करता है। तो भाई साहब लड़ाई टक्कर की है, देखते हैं कौन जीतता है। सुनील शेट्टी ने थलाइवन के रोल के लिए जो लुक लिया है इम्प्रेसिव। विवेक ओबरॉय कोप के रूप में जम रहे हैं, लेकिन एक बात के लिए मैं स्पेशली इम्प्रेस हूँ, और वो है इसकी सपोर्टिंग कास्टिंग। गजब है यार। सिनेमेटोग्राफी एक अहम रोल निभाती है कि आप दिखाना क्या चाह रहे हैं, और सिनेमेटोग्राफी से साफ दिखाई दे रहा है मुंबई का वो धारावी। नाइस सिनेमेटोग्राफी। अगर आप गैंगस्टर लाइक सीरीज बना रहे हो तो उसके अंदर जो एक्शन सीन डाले जाएं वो एकदम रफली होने चाहिए, जिससे ऑडियंस इससे जल्दी से कनेक्ट होती है। लेकिन ट्रेलर के अंदर कहीं ना कहीं पे ओवर एक्शन दिख रहा है। आश्रम, रक्तांचल, भोकाल जैसी सीरीज बनाकर MX प्लेयर ने पहले भी भोकाल मचाया है, तो एक बार फिर तैयार हो जाइए धारावी बैंक के साथ। ओके फ्रेंड्स, आपको सुनील शेट्टी उर्फ अन्ना का कमबैक कैसा लगा कमेंट के अंदर जरूर बताना। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी ट्रेलर या टीजर की बात करते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। कमजोर गुर्दे वाले इसी सेकंड इस वीडियो को बंद कर दो, क्योंकि आज स्क्रीन पर कोई हीरो विलन का नाच नहीं, बल्कि खून की नदियां बहने वाली है, कसाई खाना चलने वाला है। भाई आज एक्शन मूवी में जब तक स्क्रीन पर मार काट मचे नहीं और खून की उफनती हुई धाराएं हमारी आंखों के सामने बहे नहीं, तब तक आंखों से मिलने वाले डोपामीन को चैन नहीं मिलता। आज बात होगी वर्ल्ड सिनेमा की उन 5 सबसे खूंखार फिल्मों की, जहां बंदूकों से गोलियां नहीं साक्षात मौत बरसती है, जहां इंसानों के शरीर के टुकड़े हवा में ऐसे उड़ते हैं जैसे गाजर मूली कट रही हो। लेकिन एक सेकंड, इस लिस्ट को शुरू करने से पहले अपने गुर्दे के आगे गेट लगा लो और नंबर 1 की मूवी तक पहुंचने के लिए अपने कलेजे का इंश्योरेंस करवा लो, क्योंकि अब स्क्रीन पर सिर्फ और सिर्फ मौत का तांडव शुरू होने वाला है। तो भाई कलेजे का इंश्योरेंस करवाने के बाद सबसे पहले अपनी आंखों के सामने खोलो नेटफ्लिक्स का वो कसाई खाना जिसका नाम है द नाइट कम्स फॉर अस। इसे देखने के लिए जिगर नहीं, साक्षात लोहे का गुर्दा चाहिए। कहानी है माफिया के एक ऐसे जल्ला शूटर की, जो एक छोटी लड़की की जान बचाने के लिए अपनी ही पूरी खूंखार गैंग के खिलाफ अकेला खड़ा हो जाता है। इसके बाद साला जो तांडव शुरू होता है भाई, ग्राइंडर, कटर और जो भी नुकीली चीज हाथ में आए उससे ये सामने वाले का कीमा बना देता है। जब 30-30 गुंडे एक साथ इस पर कुल्हाड़ी लेकर टूटते हैं तो यह अकेला उनके सीने को फाड़ कर फेफड़े बाहर खींच लेता है। और भाई इस कसाई खाने से थोड़ा आगे बढ़ोगे तो तुम्हें मिलेगी तबाही से भरी एक और सिफरी फिल्म बॉय किल्स वर्ल्ड। इसकी कहानी एक ऐसे गूंगे बहरे लोंडे की है जिसके पूरे परिवार को एक सन की औरत सरेआम मौत के घाट उतार देती है। वो लोंडा जान बचाकर जंगल में भागता है और एक पागल बुड्ढे से ऐसी खुखार ट्रेनिंग लेता है कि खुद एक चलता फिरता काल बन जाता है। इस फिल्म में तलवारों और चाकुओं से जो चीर फाड़ मचाई गई है वो देखकर तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे।
साले विलन जब इसे मारने आते हैं तो यह उन्हें जिंदा मीट ग्राइंडर मशीन में डालकर पीस देता है भाई। और लास्ट का वो सीन जब इसका गुरु ही इसके हाथ पैरों को चीरता है भाई, स्क्रीन पर दिखाया है इन्होंने चीरते हुए। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि साला ये चीर फाड़ सिर्फ बॉलीवुड वाले ही कर सकते हैं तो भाई अपने देव पटेल की देसी माहौल पर बनी फिल्म मंकी मैन देखो। इसका एक्शन इतना नीच और बेरहम है कि तुम्हारा कलेजा हलक में आ जाएगा। कहानी है एक ऐसे सिरफिरे नौजवान की जो अपनी माँ की दर्दनाक मौत और अपने पूरे गांव को शमशान बनाने वाले उन रईस और भ्रष्ट दरिंदों से बदला लेने के लिए उनके सीक्रेट अड्डे में घुस जाता है। यहाँ कोई कंप्यूटर का नकली चोचला या हवा में उड़ने वाला फर्जी उड़न खटोला एक्शन नहीं है भाई। यहाँ तो जब गुस्सा पड़ेगा तो सीधे जबड़ा टूटेगा और जब चाकू घुसेगा तो साला सच में चमड़ी फटेगी। जब ये बंदा गुस्से में बाथरूम के शीशों से उनके चेहरे के चीथड़े उड़ा देता है, चाकू से पेट फाड़ देता है और जब हथियारों से मन नहीं भरता तो सीधे अपने दांतों से दुश्मनों की नसों को चबाकर रीढ़ की हड्डी तोड़ देता है। हड्डियां टूटने की आवाज सीधे तुम्हारी खोपड़ी फाड़ दे। वैसे अगर तुम्हें लगता है कि सिर्फ जवान लड़के ही ऐसा कत्लेआम मचा सकते हैं तो अब मिलो सिनेमा के इतिहास के सबसे खूबसूरत और खतरनाक बुड्ढे से। फिल्म का नाम है सिसु। ये तबाही की नई परिभाषा है भाई। कहानी वर्ल्ड वॉर के समय की है जहाँ इस बुड्ढे फौजी को दलदल में सोने का बहुत बड़ा खजाना मिलता है, लेकिन रास्ते में नाजी सैनिक इसके पीछे पड़ जाते हैं। फिर क्या, ये बुड्ढा अकेला पूरी आधुनिक सेना को ऐसे काटता है जैसे कोई कसाई गाजर मूली काट रहा हो। वो सीन जहाँ ये नाजियों के मुंह पर ही लैंड माइन फोड़ देता है और उनके चीथड़े हवा में उड़ते हैं, भाई साहब रूह कांप जाएगी तुम्हारी। वो इसे फांसी पर लटकाते हैं, पानी में डुबोते हैं, लेकिन साक्षात यमराज बनकर वापस आता है। मूवी के दो पार्ट हैं, दोनों तबाही हैं। रुकना क्या होता है भाई, तुम्हारी सांसें रुक जाएगी। लेकिन इस फिल्म के अंदर चल रहा ब्रूटल एक्शन, मार काट, चाकू छुरे और हथौड़े चलना नहीं रुकेंगे। फिल्म का नाम है द फ्यूरियस। पिछले सालों में अगर कोई सबसे ब्रूटल मूवी आई है जिसमें हैंड टू हैंड लड़ाई हो, ब्रूटल एक्शन हो, आंतें खोपड़ी गूंथे सब बाहर आ जाए तो वो ये है। अपनी बेटी के किडनैप होने के बाद इस गूंगे बाप को सिर्फ दो ही चीजें याद रही, साइन लैंग्वेज में बातें करना और दरिंदों को यमराज के पास पहुंचाना। इस बंदे के हाथ में जो भी आ जाए, चाहे वो जलती हुई आग हो या लोहे का सरिया, ये सामने वाले की छाती को फाड़ कर कलेजा बाहर निकाल लेता है। इसी भयंकर और जानलेवा पागलपन की वजह से इसे CBSE से A सर्टिफिकेट मिला है, यानी इंश्योरेंस तुम्हारा काम आएगा। अब एक बात सीधे सीधे छाती ठोक कर बताओ भाई, अगर इस लेवल का असली और खतरनाक कसाई खाना झेलने का जिगर तुम्हारी छाती में है, और हाँ अगर इस खूनी मंजर को देखने के बाद भी तुम्हारी आंखों का डोपामाइन शांत नहीं हुआ है तो कमेंट बॉक्स को पार्ट 2 लिखकर खून की तरह लाल कर दो, क्योंकि साला लिस्ट अभी बहुत लंबी है और कत्ले आम मचना अभी बाकी है। तो सुपर माई के इस कसाई खाने को अभी अपना अड्डा बना लो ताकि मौत का कोई भी खेल तुमसे मिस ना हो। अगली बार इससे भी भयंकर तबाही मचाएंगे, तब तक के लिए द एंड। जहां अभी हम डंकी वर्सेस सलार के वर्ल्ड वॉर में फंसे पड़े हैं तो भाई साहब पीछे से ट्रेलर पे ट्रेलर फेंके जा रहे हैं। भाई साहब एक बात मैं इनके मेकर से पूछना चाहता हूं, जब इस लड़ाई में आप ट्रेलर पे ट्रेलर फेंके जा रहे हैं तो आपकी मूवी के ऊपर ध्यान देगा कौन? थोड़ा रुक जाते यार। पहला ट्रेलर जो रिलीज हुआ है उसका नाम है मैं अटल हूँ। इसके अंदर पंकज त्रिपाठी श्री अटल बिहारी वाजपेयी का रोल निभा रहे हैं। एक बात मैं बॉलीवुड से पूछना चाहता हूँ, भाई साहब आप पॉलिटिकल बायोग्राफी क्यों बनाते हो जब एक भी मूवी चलती नहीं है? चाहे फिर खुद PM मोदी जी की बायोपिक ही ले लो। अभी कंगना रनौत इंदिरा गांधी जी की मूवी कर रही थी लेकिन एक लुक दिखा के वो भी गायब है। और भी बहुत सी मूवीज है, कहीं राजनीतिक षड्यंत्र तो नहीं है? मूवी चले या ना चले तुम्हें हम पे और हमारी पार्टी पे मूवी बनानी पड़ेगी। ट्रेलर की बात करें तो यहाँ पंकज त्रिपाठी ठीक लगे हैं, लेकिन उनका कॉमेडी वाला एक्टर अभी तक निकल नहीं रहा है, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट की जरूरत है। दूसरा ट्रेलर जो रिलीज हुआ है वो है मेरी क्रिसमस। ये एक थ्रिलर मूवी होने वाली है और मूवी के अंदर हमें बड़े बड़े कलाकार कैटरीना कैफ और विजय सेतुपति दिखाई देने वाले हैं। लेकिन भाई ध्यान देने वाली बात यह है कि मूवी को श्री राम माधवन डायरेक्ट कर रहे हैं, जिन्होंने अंधाधुंध और बदलापुर जैसी माइंड ब्लोइंग मूवी बनाई है। मूवी हिंदी और तमिल दोनों भाषाओं में रिलीज होगी। मूवी की स्टोरी की बात करें तो मूवी के अंदर मेरी क्रिसमस के दिन दो अजनबी मिलते हैं, लेकिन इस दिन इनके साथ क्या ट्विस्ट होता है यही मूवी के अंदर दिखने वाला है। रिलीज की बात करें तो मेरी क्रिसमस हनुमान के साथ 12 जनवरी को रिलीज होगी और वहीं मैं हूं अटल 17 जनवरी को रिलीज होने वाली है। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं ऐसे किसी मूवी या ट्रेलर की बात करते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। डियर हिमेश रेशमिया जी, हमें पता है कि आपके पास पैसा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी करें। वो बॉलीवुड है, उसकी पहले से ही लगी पड़ी है।
क्यों आप बेड को बेडेस्क बनाने में लगे हो? भाई मैं इन जैसे लोगों को सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ कि भाई साहब लाइफ के अंदर इतना कॉन्फिडेंस आता कहाँ से है? लाइफ के अंदर बस इतना कॉन्फिडेंस चाहिए, बाकी तो सबकी वाट लगा देंगे। भाई रियल में पहली बार मेरे नाम को लेकर मुझे इतना अफसोस हो रहा है। मेरा नाम रवि किसने रखा? ये हिट होगी या फ्लॉप इसका तो पता नहीं है, लेकिन एंटरटेनमेंट की गारंटी पक्की है। तो अब इसके VFX, BGM, एक्शन सीन किस की बात करूं? इससे पहले मैंने ऐसी अजीबोगरीब चीज देशद्रोही और लीजेंड के अंदर देखी थी। तो भैया साउथ वालों, गॉडफादर, PS1 जैसी एक आध मूवी आपकी नहीं चल पाती है तो आपको हिमेश रेशमिया से सीखना चाहिए कि कैसे एक मूवी बर्बाद की जाती है। मूवी नहीं, पूरी इंडस्ट्री बर्बाद की जाती है। और भैया जितनी देर का टीजर अनाउंसमेंट है, इससे बढ़िया तो पूरी मूवी ही दिखा देते। बार बार ये टॉर्चर सहन नहीं होगा। अगर अगली बार यूट्यूब ने मुझे रिकमेंड किया तो भाई साहब मानसिक प्रताड़ना का केस लगा देंगे। तो ओके फ्रेंड्स, आपको ये टीजर कैसा लगा कमेंट के अंदर छोड़ो यार। अगली बार मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। ये क्या है? अरे भाई साहब है क्या ये तो टट्टी है। हेलो फ्रेंड्स, बॉलीवुड वासियों की तरफ से एक और बॉलीवुड वासियों की तरफ से एक और फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो चुका है, जो शायद बॉलीवुड की डूबती हुई नैया को धक्का देने का ही काम करेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, रिव्यू करते हैं रिलीज हुए ट्रेलर XXL की। ट्रेलर के अंदर मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगा सिवाय शिखर धवन के। ये बंदा क्या क्या करता है? क्रिकेट खेलता है, कैप्टनिंग करता है, इंस्टाग्राम पे रील बनाता है और अब एक्टिंग, वेरी फंटास्टिक। तो मूवी के अंदर लीड रोल में देखने को मिलेगी हुमा कुरैशी और सोनाक्षी सिन्हा, और इस बार इन्होंने टॉपिक लिया है मोटापे का। लेकिन भाई साहब मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया कि ओनली लड़कियों को ही मोटापे से प्रॉब्लम है, लड़कों को बिल्कुल नहीं है। यहाँ मैं मेरे दोस्त को बोल दूं कि भाई तेरे को उठाने के लिए तो क्रेन चाहिए होगी, वो मुझे ना उठा दे दुनिया से। चलो ठीक है, मान लिया इन्होंने एक सोशल इशू पिकअप किया है, लेकिन ट्रेलर को देख के बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि इसको किस फीलिंग से देखा जाए। कोई अपनी एक्टिंग से छाप छोड़ ही नहीं पा रहा। एक सीन के अंदर हुमा कुरैशी अपने मोटापे से दुखी होकर सोनाक्षी सिन्हा के सामने रो रही है, लेकिन दुख दिखाई ही नहीं दे रहा। कैसी एक्टिंग करते हो यार। तो भाई अब उन्हें पता लग गया है कि इंडिया के अंदर उनका कुछ नहीं होने वाला, इसलिए दोनों पहुंच जाती है लंदन। तो बस मूवी के अंदर यही देखना है कि वहां जाके उनके ख्वाब पूरे होते हैं या फिर नहीं। एक बात पूछनी थी यार, लंदन में मोटे लोग नहीं होते क्या वहां पे उनका मजाक उड़ाना बैन है? अगर आपको पता है तो कमेंट के अंदर जरूर बताना। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं ऐसे किसी XXL या XXL की बात करते हुए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। मूवी जोनर में एक जोन जो सबसे मुश्किल होता है, जानते हो क्या है? हॉरर जोनर। सोचिए किसी को डराना है, लेकिन डर के साथ उसे हंसी भी आनी चाहिए। मुश्किल है ना? भूल भुलैया के दोनों पार्ट और स्त्री इसी जोनर की मूवीज है और थिएटर में ऑडियंस को बुलाने में कामयाब हुई है। तो क्या इसी जोनर में फोन बूथ एक बार फिर से ऑडियंस को अट्रैक्ट करने में कामयाब रहेगी? हेलो फ्रेंड्स, बात करेंगे हाल ही में रिलीज हुए ट्रेलर फोन बूथ की। भाई साहब सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये है कि डायरेक्टर गुरमीत सिंह इसको डायरेक्ट कर रहे हैं, जिन्होंने वेब सीरीज की दुनिया में इंडिया की नंबर 1 वेब सीरीज मिर्जापुर दी है। इसकी कास्ट में हमें जूनियर ईशांत खट्टर और सिद्धांत चतुर्वेदी तथा सीनियर कैटना कैफ दिखाई देने वाली है। जैकी श्रॉफ और शिल्पा चड्ढा भी अहम रोल के अंदर दिखाई देंगे। ट्रेलर की बात करें तो भाई साहब एक बात कहनी पड़ेगी, इसके अंदर की कॉमेडी और जो भी वन लाइनर पंच डाले गए हैं एकदम यूनिक और फ्रेश लगते हैं। इसके लिए राइटर को सैल्यूट है। ईशांत और सिद्धांत बिल्कुल नेचुरल एक्टिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं और कैटना कैफ बहुत समय बाद में कमबैक कर रही है और वो इतनी प्यारी भूतनी लग रही है कि किसी को भी उनसे प्यार हो जाए। कैटना कैफ अपनी हिंदी की वजह से कई बार ट्रोल होते हुए दिखी है। यहाँ हम ट्रेलर के लास्ट में देखते हैं कि कैटना कैफ कितनी क्लियरली मोक्स बोल पाती है और वहीं शिल्पा चड्ढा इस मोक्स को मोक बोलती है। हाँ, ये मुझे पता है कि कॉमेडी के लिए ये सीन डाला गया है, लेकिन ये जवाब उनको है जो ट्रोल कर रहे थे। इसे कहते हैं खुद के मजाक पे मजाक बना के तालियां बटोरना। लेकिन यहाँ ये साफ दिखाई दे रहा है कि कैटना कैफ अपनी एक्टिंग के स्क्रू जो ढीले बचे हुए हैं उनको टाइट करने में लगी है। बात करें मूवी के VFX की तो बेटर देन एंड इज इक्वल टू हॉलीवुड लेवल। तो भैया मुझे पता है इतनी अच्छाई बर्दाश्त नहीं होती ना, तो कुछ नेगेटिव बातें भी कर लेते हैं। पहला नेगेटिव पॉइंट वो ही बॉलीवुड का रीमेक वाला कीड़ा। जी हाँ, इसे टोटली रीमेक तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन आइडिया तो चुराया हुआ है। जी हाँ फ्रेंड्स, हॉलीवुड की फेमस फ्रेंचाइज जिसके अभी तक 4 पार्ट आ चुके हैं।
इसी वर्ड को सिद्धांत ट्रेलर के अंदर कहते हुए दिखते हैं, भूत बस्टर एक्सेप्ट टू गोस्ट बस्टर। और दूसरा नेगेटिव पॉइंट है रीमेक गाने, मतलब बॉलीवुड की कोई भी टिपिकल कॉमेडी मूवी ले लो, उसके अंदर पंजाबी गानों का रीमेक करके डालना इन्हें पता नहीं क्यों जरूरी लगता है। तो कुल मिला के बात करें तो ट्रेलर को देख के मजा आता है, गुड्स वाइब फील होती है। उम्मीद यही रहेगी कि थिएटर के अंदर भी इतना ही मजा आए और हमें हमारे पैसों का पूरा वसूल हो। ओके फ्रेंड्स, आपको ये ट्रेलर कैसा लगा कमेंट के अंदर जरूर बताना। फिर मिलते हैं ऐसे किसी मूवी या ट्रेलर की बात करते हुए, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। आप ये सोच रहे होंगे कि वेयरवुल्फ बाय नाइट को ब्लैक एंड व्हाइट क्यों रखा है, और दूसरी चीज़ इसने 18+ को 14+ थंबनेल में क्यों लिखा है। तो भैया दोनों का एक ही जवाब है, मार्वल वालों ने तगड़ा वाला दिमाग लगाया है इसके अंदर, क्योंकि ये सीरीज वेयरवुल्फ पे है तो स्केरी मूवमेंट और ब्लड खून खराबा मारकाट होना तो लाजमी है। तो फिर ये बनती TV 418 यानी कि मैच्योर लोगों के लिए। तो भैया फिर Disney+ हॉटस्टार पे डाल पाना तो नामुमकिन था और ऑडियंस भी कम हो जाती। तो भैया माइकल गियाचियो लगाते हैं अपना दिमाग और इसे कर देते हैं ब्लैक एंड व्हाइट। अब ब्लड अगर गिरेगा भी तो वो हमें दिखेगा ब्लैक, और भैया नियम कायदे तो रेड पे लागू होते हैं। तो भैया ये बन जाती है TV 414 यानी कि 14+ लोगों के लिए। इसे कहते हैं दिमाग। अब भैया सब देखिए, लेकिन ब्लैक एंड व्हाइट कोई देखेगा? तो वो अपन बात करते हैं आगे। भाई साहब पहली बात तो ये है कि ना तो हम इसे मूवी कह सकते ना इसे वेब सीरीज कह सकते, तो फिर क्या कहें? तो हम इसे बोल सकते हैं शॉर्ट फिल्म, क्योंकि ओनली 1 घंटे से भी कम टाइम की है। सीरीज कैसी है ये बात करने से पहले एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। तो भैया ये बनाई हुई है मार्वल के कॉमिक्स के ऊपर ही, और इस मूवी को बनाने का फैसला 2001 में ही लिया जा चुका था। और भैया 5 साल तक इसके ऊपर काम भी चला था, लेकिन ये पटरी पर ना आ पाई और घसीटते घसीटते अब 2022 में कुल मिलाकर ये रिलीज हो पाई है। कुल मिला के 1 घंटे की इस मूवी की बात करें तो भैया आप बोर तो बिल्कुल नहीं होने वाले हो, 1 घंटे आपको मजा ही आने वाला है। स्टोरी बहुत सिंपल सी है, एक पावरफुल ब्लड स्टोन है जिसका उत्तराधिकारी अभी मर चुका है और उसके लिए एक दूसरा उत्तराधिकारी चुनना है। इसके लिए दुनिया के जितने भी मॉन्स्टर हंटर है एक जगह उपस्थित हुए हैं और उनकी परीक्षा ली जाएगी, और जो उस परीक्षा के अंदर जीतेगा उसे ही वो ब्लड स्टोन दिया जाएगा। लेकिन भाई साहब स्टोरी के अंदर ट्विस्ट ये है कि ये जितने भी मॉन्स्टर हंटर है उनके अंदर से एक खुद मॉन्स्टर है और वो है खुद वेयरवुल्फ। अगर ये ब्लड स्टोन उसे मिल गया तो फिर क्या होगा? तो भैया कुल मिला के वेयरवुल्फ बाय नाइट एक अच्छी स्टोरी है। मूवी के अंदर कई सीन है जो मजा दिला देते हैं, जैसे जैक का वेयरवुल्फ के अंदर कन्वर्ट होना और उसका सूंघना उसको, ताकि अगर वो वेयरवुल्फ में कन्वर्ट हो जाए तो उसे मारे नहीं। तो भैया जितनी देर वेयरवुल्फ बाय नाइट के लिए 2-3 रिव्यू देखोगे उतनी देर में तो आप इसे देख के खत्म कर दोगे। तो भैया फास्ट फॉरवर्ड जल्दी से जाके देख लीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो जल्दी से जाके देखो और 1 घंटे का मार्वल का माल आपको कैसा लगा कमेंट के अंदर जरूर बताना। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं ऐसी किसी मूवी या टीजर की बात करते हुए, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। सर आपको एक काम करना चाहिए था, ये 500 करोड़ का कचरा बनाने से पहले सिर्फ एक टीजर ही बनाते और कुछ एक लोगों को पूछते कि भैया कैसा लगा ये, कम से कम ये 500 करोड़ का कार्टून तो नहीं बनता। भाई साहब इस मूवी का क्रेज कितना था ये सिर्फ इसके टीजर के व्यूज से पता लगाया जा सकता है। सिर्फ 24 घंटे के अंदर इसे 100 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज मिले हैं। और भाई ये व्यूज के मामले में इंडिया का पहला टीजर बन चुका है। इससे पहले ये रिकॉर्ड KGF 2 के नाम था, जिसे 67 मिलियन व्यूज मिले थे पहले 24 घंटे के अंदर। और भैया सिर्फ टीजर देख के ही हमारा मन भर चुका है, मूवी सहन नहीं कर पाएंगे हम। भैया बजट की बात करें तो इसका 500 करोड़ है, जिसके अंदर से 250 करोड़ तो इसके VFX और CGI में यूज हुए हैं। भाई साहब 250 करोड़ में तो कार्टून नेटवर्क का पूरा 1 महीने का कंटेंट तैयार हो जाता है, और आप लोगों से एक मूवी के लिए 2 घंटे का VFX तैयार नहीं हो रहा है। चलो ठीक है, माना कि हो गई होगी गलती, लेकिन भाई साहब इसकी जिम्मेदारी तो लो। आप लोग तो एक दूसरे के ऊपर भांडा फोड़ने में लगे हो। अजय देवगन की कंपनी NY VFX वाला बोल रही है कि भैया हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, हमने तो ये प्रोजेक्ट रेट्रोपोलिस कंपनी को दे दिया था। अब भैया तीर तो धनुष से निकल चुका है पर निशाने पे नहीं लगा, अब तीर को दोष देने से क्या फायदा। अब भैया ये सब बवाल तो आदिपुरुष के लिए था ही, लेकिन एक और बवाल शुरू हो चुका है और वो है सैफ अली खान के लंकेश वाले रोल को लेकर। भले ही वो रावण हो, लेकिन हम उसे रावण के रूप में ही देखना पसंद करेंगे जैसा हम उसे देखते हुए आ रहे हैं, ना कि किसी औरंगजेब, खिलजी या छपरी के रूप में। भैया मीडिया ने, नेताओं ने, हिंदू महासभा ने मुद्दा बना लिया है, अब मूवी का क्या होगा पता नहीं।
सब राम के भरोसे है। अरे हाँ, हमारे तो राम के भी हाल खराब हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, इस मूवी के अंदर प्रभास श्री राम का रोल राघव के नाम से निभा रहे हैं। पिछली दोनों फिल्में शाहो और राधेश्याम दोनों फ्लॉप रही है। भाई की किस्मत ही खराब है। पिछली बार भाई नहीं माना, नहीं भाई अपन ही डायलॉग बोलेगा, चाहे हिंदी आती हो या नहीं आती हो, और दोनों फिल्में फ्लॉप हो गई। लेकिन इस बार भाई मान चुका था और सेहत कर से हिंदी डबिंग करवाई गई। तो भाई ये बात डायरेक्टर को पता लगी और उन्होंने बोला क्या सब कुछ ठीक हो रहा है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं हिट नहीं होने दूंगा और इस मूवी के अंदर प्रभास को कार्टून बना दूंगा। तो भैया प्रभास, आप बॉलीवुड के अंदर गलत आ चुके हैं। आपके काम को सिर्फ साउथ इंडस्ट्री ही समझ सकती है। अब आखिरी उम्मीद सालार ही है, वरना बाहुबली का कैरियर खतरे में है। ओके फ्रेंड्स, आपकी क्या ओपिनियन है आदि पुरुष के टीजर को देखकर? कमेंट के अंदर जरूर बताना। फिर मिलते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही था कि क्लास में आज हिंदी के टीचर आए और उनका बिल्कुल पढ़ाने का मन नहीं था, इसलिए उन्होंने एक कहानी सुना दी। कहानी वही एक लकड़ी और गट्टर वाली, जो क्लास के बच्चों को पहले से पता थी कि संगठन में शक्ति होती है, परिवार के साथ ही मिलकर रहना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, रिव्यू करेंगे नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई मूवी स्पेस मैन का। सुनने में आया कि एक फेमस नॉवल स्पेस मैन पर आधारित है, तो बताता हूँ क्या ये मूवी आपकी जिंदगी के 2 घंटे अनमोल खर्च करने के लायक है या नहीं है। मूवी की कहानी है एक एस्ट्रोनॉट की, जो धरती से 1 साल के लिए एक स्पेसशिप में आया है, जिसे बृहस्पति के पास में एक चोपड़ा नाम का धूल जैसा बादल का गुब्बारा है, जिसकी उसे रिसर्च करनी है। और उसे 6 महीने हो चुके हैं स्पेस में चलते चलते। आखिरकार वो अब उस बादल के पास में पहुंचने वाला है, लेकिन 6 महीने अकेले एक स्पेसशिप में रहने के कारण उसे बहुत अकेलापन महसूस हो रहा है। अब उसे अपने वाइफ की याद आ रही है, जिसका नाम है लिंडा। सॉरी, नाम ही ऐसा है, जो प्रेग्नेंट है, जिसके ऊपर कभी उसने ध्यान दिया ही नहीं, सिर्फ अपने काम के ऊपर ध्यान दिया था। तो ये मूवी हमें ये बताती है कि अपनी लाइफ में फैमिली कितनी इंपॉर्टेंट है, रिलेशनशिप कितने इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ तक पहुँचते पहुँचते ये आपके सब्र का इम्तिहान लेती है। आप 3-4 बार सो भी सकते हैं। मूवी बहुत ही स्लो है, हर किसी के लायक नहीं है। मूवी के अंदर दूसरे ग्रह से आई मकड़ी, जिसके 6 आंखें हैं। 1 सेकेंड, मकड़ी के 6 आंखें होती है ना? कमेंट में बताना यार। तो पूरी मूवी के अंदर हम उस एस्ट्रोनॉट और मकड़ी के अंदर ज्ञान की बातें सुनते रहेंगे। मुझे एक टाइम तो ये लगा कि इस मूवी से बढ़िया है कि मैं आसाराम का कोई वीडियो देख लूँ। मूवी के अंदर 1-2 अच्छी बातें हैं जिनकी बात कर सकते हैं। मूवी के अंदर का कैमरा वर्क, मूवी के अंदर कैमरा शॉट ही हैं जो हमें स्पेस की फील करवाते हैं कि भाई एस्ट्रोनॉट स्पेस में ही है। दूसरी चीज़ है टेक्नोलॉजी, जिसके ऊपर मेकर्स ने अच्छी तरीके से ध्यान दिया है। चाहे वो सोने वाला गद्दा हो जहाँ पर वो खुद को बांध के सोता है, वो बाथरूम का सीन, दवाई लेने की वो बूंदे। मूवी उन लोगों के लिए बेस्ट हो सकती है जिनको एस्ट्रोलॉजी पसंद हो या फिर वो एस्ट्रोलॉजी की पढ़ाई कर रहे हो। बाकी फटाफट मारदार स्पेस के अंदर टूट फूट देखने वाले लोगों के लिए ये सिनेमा बिल्कुल नहीं है। तो ओके फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं ऐसे किसी मूवी या ट्रेलर की बात करते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। रात को रामायण का 4 मिनट का ट्रेलर क्या आया भाई, पूरी इंटरनेट की दुनिया हिल गई। लेकिन रुकिए, जो विजुअल्स आपको दिखाए गए हैं क्या वो असली है या एआई और सीजीआई का 4000 करोड़ का झोल? सबसे बड़ा झटका तो तब लगा जब पर्दे पर यस यानी रावण की एंट्री हुई। भाई बंदे का ओरा ही ऐसा है कि 10 सेकंड में उसने रणबीर कपूर का पूरा फेम निगल लिया। हीरो से ज्यादा विलन के डायलॉग्स पर थिएटर फटने वाले हैं। टीजर के कचरा वीएफएक्स पर जो गालियां पड़ी थी, मेकर्स ने उस पर काम तो किया है और बीजीएम भी रोंगटे खड़े करता है। लेकिन ध्यान से देखने पर कई सीन्स में अभी भी घटिया ग्रीन स्क्रीन का फर्जीवाड़ा साफ पकड़ में आ रहा है। वही रणवीर कपूर के श्री राम वाले शांत लुक को फैंस रामबीर बोलकर पसंद कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि उनके डायलॉग्स डिलीवरी में अभी भी थोड़ी कमी है। और सबसे बड़ा शौक, ट्रेलर में सनी देओल यानी हमारे हनुमान जी को पूरी तरह गायब कर दिया गया है। सूत्रों की माने तो मेकर्स ने उन्हें सीधा पार्ट 2 के 1000 करोड़ के क्लाइमेक्स के लिए छुपा कर रखा है। वीडियो को लाइक करते हुए सच बताना, क्या केजीएफ वाले यस का रावण अवतार आपको रणबीर कपूर के राम से ज्यादा पावरफुल लगा? भाई जिस स्टोन ब्रेकर ने थानोस जैसे दानों की छाती फाड़ दी थी, सारे इन्फिनिटी स्टोन भी नहीं रोक पाए, तो इतनी ताकत वाले स्टोन ब्रेकर को डूम ने 2 उंगलियों से रोक दिया। हाउ इट इज पॉसिबल? अरे सुनो तो सही, मैं बताता हूँ। पहला तो ये कि भाई के आर्मर और हाथों पर शक्तिशाली मैजिक सिंबल बने हुए हैं जो एक शील्ड का काम करते हैं, जो किसी भी गॉड लेवल अटैक को न्यूट्रल करने की क्षमता रखते हैं। दूसरा, कॉमिक की माने तो डूम ने पूरे मल्टीवर्स की यात्रा करके ब्रह्मांडों की शक्तियां हासिल कर ली है और वो गॉड एम्पीरियल
बैरियर डूम के लेवल पर पहुंच चुका है, तो थोर तो बच्चा हुआ उसके सामने। तीसरा और सबसे डेडली साइंटिस्ट जीनियस होने के नाते उसने ऐसा आर्मर बनाया है जो बाहर से आने वाले किसी भी फोर्स को जीरो कर दे, चाहे वो एनर्जी हो, थंडर हो, कॉस्मिक पावर हो, सब फेल। वीडियो को लाइक करते हुए बताओ डूम को कौन हरा सकता है? मेरे पास जवाब है, बट वेट फॉर नेक्स्ट। धनुष के एक्सप्रेशन आपको डरा सकते हैं और वो लाल आंखें हमारे अंदर डर बैठाने में कामयाब होती है। तो ट्रेलर रिलीज हो चुका है कैप्टन मिलर का। ट्रेलर को देखकर मैं एक बात जरूर बोलूंगा, जो धनुष ने बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन किया है वो गजब है। एक रियल एक्टिंग की यही पहचान होती है कि आप हर बार ऑडियंस को नयापन कैसे देते हो, क्योंकि आपके पास बॉडी और चेहरा तो एक ही है। कहानी होगी एक डकैत की जो एक अच्छा इंसान होता है और फौज में होता है। अब कोई ना कोई कारण तो रहा होगा जिससे वो डकैत बना। कहानी के अंदर अंग्रेजों वाला ट्विस्ट रोमांचित करेगा। इससे पहले हम ऐसी मूवी कई देख चुके हैं, पान सिंह तोमर, सोन चूड़िया, ETC। लेकिन डायरेक्टर वही होता है जो सेम कहानी को एक अलग तरीके से प्रेजेंट करके दर्शकों के अंदर रोमांच पैदा कर दे। मूवी को अरुण माथेश्वर सर डायरेक्ट कर रहे हैं। इससे पहले इतना बड़ा बजट इनकी लिस्ट में कोई नहीं है और इसको देख के लग रहा है कि पहला प्रयोग शायद कामयाब होगा। धनुष के अलावा शिवा राजकुमार का भी एक इम्पोर्टेंट रोल मूवी के अंदर है। धनुष का कैरेक्टर ट्रेलर के अंदर गाँव वालों और माइंस को अंग्रेजों से बचाते हुए दिख रहा है। तो भाई साहब, इस पोंगल पर एक ब्लास्ट होने वाला है जिस ब्लास्ट से सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे और वो है कैप्टन मिलर। मूवी को यूएस सर्टिफिकेट देने के लिए CBFC ने बहुत कटाकट किए हैं। जैसे मूवी के वॉयलेंस वाले सीन्स में 40% कटौती की है और व्हाइट डॉग, व्हाइट पिग जैसे वर्ड हटाए हैं और ब्लड के विजुअल्स भी कम किए हैं। लेकिन भाई साहब, ट्रेलर देखोगे तो वायलेंस फिर भी कम नहीं दिखता है। डायरेक्टर को यह बात समझ में आ चुकी है कि वायलेंस के बिना अब कोई भी मूवी नहीं चलने वाली। तो फ्रेंड्स, मूवी 12 जनवरी को थिएटर फाड़ने आ रही है। इस दिन एक और मूवी आ रही है, हनुमान। तो भाई साहब, हनुमान या कैप्टन मिलर, कौन सी मूवी देखोगे? कमेंट में बताओ यार। ओके फ्रेंड्स, हम मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी मूवी या ट्रेलर की बात करते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। भाई मेरे कहने पर एक बार ये मूवी जरूर देखो। अगर ये मूवी आपको फील गुड एक्सपीरियंस ना दे तो कमेंट में आके गाली, डिसलाइक जो भी करना है कीजिएगा। हेलो फ्रेंड्स, पंचायत वाले सचिव भैया और जीतू भैया को तो आप जानते ही होंगे। उनकी एक मूवी रिलीज हुई है अमेजन प्राइम पर, ड्राई डे। जी हाँ फ्रेंड्स, डंकी और सलार के बीच में इस मूवी की किसी ने बात ही नहीं की। लेकिन भाई साहब, मैंने ये मूवी देखी और बात करना जरूरी है। भाई साहब, अगर आपने इसको देख लिया तो आप खुद बोलेंगे मैं कहाँ इन बड़े बड़े स्टार्स वाली मूवी के पीछे भाग रहा हूँ। असली मास्टरपीस तो यहाँ है, तभी तो इसे ऑडियंस ने प्रॉपर एंटरटेनमेंट कहा है। आपको शुरू के 10 मिनट में ही पता लग जाएगा। तो भाई बात करते हैं मूवी किस बारे में है। मूवी है अल्कोहलिज्म के बारे में, कि किस तरीके से शराब एक एक का घर बर्बाद कर रही है। मूवी स्टार्ट होती है फुल ऑफ कॉमेडी और से। गुन्नू एक शराबी है जो अपने होने वाले बच्चे के लिए अच्छा बाप बनने के लिए राजनीति में घुस जाता है और शुरू हो जाता है ड्राई डे अनशन। अब देखना यही है कि शराब बंद हो पाती है या नहीं हो पाती है, क्या अनशन टूट जाता है या चलता रहता है। भाई साहब, मूवी का स्क्रीन प्ले एकदम कसा हुआ है, हमें शुरू से लेके अंत तक ये बांधे रखता है और अंत में एक अच्छे मैसेज के साथ मूवी खत्म होती है। मूवी के अंदर एक्टिंग के किंग जितेंद्र और अन्नू कपूर है और बाकी सभी कलाकारों ने एक नंबर काम किया है, लेकिन खास तौर पर वो जानकी वाला रोल सुपर। तो भाई साहब, कहाँ भाग रहे हो जब एक ग्रेट सिनेमा आपके घर पर है, अमेजन प्राइम पर। और हाँ, 2-4 गालियों के साथ आप कंफर्टेबल हो तो इस मूवी को फैमिली के साथ जरूर देखें। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी मूवी या ट्रेलर की बात करते हुए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। थर्मोपोले के युद्ध को पूरा वर्ल्ड जानता है कि कैसे ओनली 300 स्पार्टन्स ने एथेंस की 10,000 सैनिकों वाली सेना को 3 दिन तक युद्ध के अंदर मात दी थी। ये हम इसलिए जानते हैं क्योंकि वो अपनी हिस्ट्री पर द 300 स्पार्टन्स और 300 जैसी मूवीज बनाते हैं और ये मूवीज पूरे वर्ल्ड वाइड फेमस होती है और करोड़ों अरबों कमाती है सिर्फ माउथ पब्लिसिटी के कारण। और ये चीज़ हमें हिस्ट्री के अंदर भी पढ़ाई जाती है। लेकिन हमारे यहाँ भी 300 ऐसे मराठा सोल्जर हुए हैं जिन्होंने मुगलों की आदिल शाही सेना, जो कि 10,000 से भी बड़ी थी, उसको धूल चटाई है। लेकिन यह इतिहास हमें नहीं पता। और क्यों पता होगा? क्योंकि हमें बुक्स के अंदर ये इतिहास पढ़ाया नहीं जाता। इनके ऊपर कोई मूवीज़ बनती नहीं है और बनती भी है तो कोई इस बारे में बात नहीं करता। भाई क्यों बात करेगा? क्योंकि व्यूज़ नहीं आते ना। ऐसे रीजनल सिनेमा पे बात करें तो बड़े यूट्यूबर्स थोड़ी शर्म करनी चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, बात करेंगे मराठी सिनेमा से रिलीज़ हो रही मूवी हर हर महादेव की। लैंग्वेज बैरियर के कारण हम लार्जर देन लाइफ मूवीज़ को एक्सपीरियंस करने से दूर रह जाते हैं। लेकिन इस बार ये इतिहास हमारे सामने टोटल 5 भाषाओं में रिलीज होने वाला है।
हिंदी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम। ये अच्छी बात है कि हमारी हिस्ट्री और कल्चर पर अब मूवीज बनने लगी है। राम सेतु, कांतारा, हर हर महादेव परफेक्ट एग्जाम्पल हैं इसके। ये मूवी किस बारे में है, आखिर क्या हुआ था उस दिन पावनखिंड पे, जानना चाहोगे? तो फिर कहानी शुरू करता हूँ। बात है 1600 ईस्वी की, जब शिवाजी महाराज पूरे देश के अंदर स्वराज्य की आग फैला रहे थे और उस समय उनका डेरा था पनहालगढ़। तो ये खबर पहुंच जाती है आदिल शाह सरदार सिद्दी जोहर को और वो शुरू कर देता है पनहालगढ़ को घेरना शिवाजी को पकड़ने के लिए। तो पनहालगढ़ में बैठे शिवाजी के पास इतनी बड़ी सेना नहीं थी कि वो सिद्दी जोहर की 10,000 से भी अधिक सेना से लड़ सके। तो शिवाजी प्लान बनाते हैं कैसे भी पनहालगढ़ से निकल के विशालगढ़ पहुंचा जाए। तो शिवाजी अपने 600 साथियों के साथ आदिल शाह सेना के घेरे को चकमा देकर वहां से निकलने में कामयाब होते हैं। लेकिन ये खबर कैसे जैसे सिद्दी जोहर के पास पहुंच जाती है और सिद्दी जोहर अपनी पूरी सेना शिवाजी के पीछे लगा देता है। बस यही समय था बलिदान का। शिवाजी के साथ उनके सेनापति बाजी प्रभु देशपांडे थे और उनके ऊपर ही ये मूवी बनी है। बाजी प्रभु देशपांडे ने शिवाजी से कहा कि आप विशालगढ़ की तरफ कूच कीजिए और मैं अपने 300 रावड़ों के साथ इस सेना को रोकता हूँ। ये जगह थी पावनखिंड, जहाँ पर बाजी प्रभु देशपांडे ने उस सेना को रोकने का निर्णय लिया और युद्ध यही होना था, क्योंकि दोनों तरफ है ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ और बीच में है सकड़ा रास्ता। तो यहाँ से इतनी बड़ी सेना का निकल पाना नामुमकिन था। बस यहीं पर उन्हें रोका जा सकता। बाजी प्रभु देशपांडे इस लड़ाई में लड़ते लड़ते शहीद हो जाते हैं, लेकिन इतना समय मिल जाता है कि शिवाजी विशालगढ़ पहुंचने में कामयाब होते हैं। तो ये था इतिहास हमारे 300 का। इसके ऊपर मूवी बन रही है हर हर महादेव और मैं चाहता हूँ कि हर एक इंडियन इसको सपोर्ट करे। ट्रेलर देखा, ट्रेलर को देख के ही रोंगटे खड़े होते हैं। मूवी को देख के क्या होने वाला है सिर्फ फील किया जा सकता है। मूवी के अंदर शिवाजी के रोल में सुबोध भावे और बाजी प्रभु देशपांडे के रूप में शरद केलकर दिखाई देंगे। शरद केलकर की बात करूं तो ये एकदम परफेक्ट एक्टर है। भाई साहब फाड़ रहे हैं स्क्रीन को, इनको कोई भी रोल दे दिया जाए ये एकदम परफेक्ट तरीके से निभाते हैं। मूवी 25 अक्टूबर को पैन इंडिया लेवल पर रिलीज हो रही है। क्या लगता है आपको, देखना चाहिए? ओके फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी मूवी या ट्रेलर की बात करते हुए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और मैं एक ऐसी मूवी बताने वाला हूँ, जब मैंने इस मूवी को देखा था तो वो पल मेरे लिए कोमा में जाने जैसा था। रियली में जब भी इस मूवी का नाम मेरे सामने आता है तो मैं सोचने लगता हूँ कि क्या कोई इंसान किसी से बदला लेने के लिए इस हद तक जा सकता है। मूवी में एक इंसान को 15 साल तक एक कमरे में कैद करके रखा जाता है। उस कमरे के अंदर कुछ नहीं होता सिर्फ एक टीवी के अलावा, और एक दिन उसे छोड़ दिया जाता है। अब भाई साहब उसका सिर्फ एक ही मकसद होगा कि किसी ने ऐसा क्यों किया उसके साथ। भाई साहब गारंटी है मेरी, इसकी एंडिंग देखने के बाद आप अपना सर पकड़ के बैठ जाओगे और सोचने लगोगे कि इसको मैंने क्यों देखा। इस हद तक आपको ये अंदर से हिला देगी। IMDb रेटिंग 8.5 के साथ दक्षिण कोरिया की बेस्ट मूवी है। मूवी का नाम कमेंट में देखो और सजेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना प्लीज। आग लगा दूंगा पूरे शहर को। बंटवारा 1947 का ट्रेलर आ चुका है और भाई सनी देओल फुल ऑन अपने गदर वाले अवतार में हैं। सनी पाजी इस बार पहली बार एक मुस्लिम के रूप में एक हिंदू बुढ़ी औरत का बचाव करते दिख रहे हैं। इस बुढ़ी माँ का रोल शबाना आदमी ने किया है। उस्ताद को नहीं जानता और तू मेरे बाप को नहीं जानता। और कतई जहर। 1947 के बंटवारे के बाद सनी देओल को मुस्लिम होने की वजह से पाकिस्तान जाना पड़ेगा और इस बार पाकिस्तान में रह के परमानेंट गदर मचाने वाले हैं भाई साहब। मूवी में प्रीति जिंटा भी बहुत समय बाद दिखने वाली है। सनी देओल के बेटे करण देओल भी इस मूवी में इनके बेटे के रूप में हैं। तो भाई लग रहा है गदर एक बार फिर से रिपीट होने वाला है। अगर देख लिया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और नहीं देखा है तो देखिए। टोटली गूज़बम्प्स। डूम्सडे का सबसे बड़ा रिवील, जिसे देखकर खुद गॉड थोर की फटके हाथ में आ गई। फिर हमारी जैसी गरीब जनता का तो बुचका रहना लाजमी था। और वो रिवील है कैप्टन अमेरिका का वापस आना। सच कहा है हीरो कभी रिटायर नहीं होते, लेकिन असली है या नकली? रुको यार मैं पोल खोलता हूँ। पहली चीज तो वो कैप्टन अमेरिका है ही नहीं। कॉमिक सीक्रेट एम्पायर की बात करें तो वो विलन वेरिएंट कैप्टन हाइड्रा है, सेम टू सेम बट एज विलन डॉक्टर डूम की टीम में। दूसरा भाई पहले ही लड़के बैठा है वो ये लड़ाई, तभी तो एंड गेम के एंड में बूढ़े स्टीव रोजर्स ने अपनी शील्ड हंसते हंसते सैम विल्सन को दे दी। क्यों? क्योंकि भाई सैम विल्सन इस लड़ाई में अपनी योग्यता साबित कर चुका था। तीसरा सबसे रियल, अगर ध्यान से देखोगे तो कैप्टन के पीछे कोई खड़ा है, मतलब TVA और लोकी एक बार फिर से मल्टीवर्स को बचाने के लिए कैप्टन को उसके 1950 वाली टाइमलाइन से खींच लाए हैं, जहां वो अपनी बंदी के साथ समय बिता रहा था। मारोल तुम्हारी इस आदत पे एक दिन सारे हीरो बगावत ना कर दें। वीडियो को लाइक करते हुए बताओ कौन सा सुपर हीरो डूम्सडे में अभी रिवील होना बाकी है। बाकी मैं तो बता ही दूंगा, वेट फॉर नेक्स्ट। अब वक्त आ गया है उस गद्दी पर हाथ डालने का जहां खुद साक्षात मौत भी पानी मांगती है।
यानी रॉकी भाई। इस बंदे का घमंड कोई मामूली एटीट्यूड नहीं है, बल्कि एक भूखे भेड़िए की वो सनक है जो अपनी मरती हुई माँ से वादा करके निकला था कि दुनिया का सबसे अमीर और ताकतवर आदमी बनकर ही दम लेगा। सोने की खदानों के मजदूरों का मसीहा बनने से लेकर पार्लियामेंट में घुसकर कानून के चीथड़े उड़ाने तक इस बंदे के सवेग का कोई तोड़ नहीं। लोहे की हथौड़ी हाथ में थामकर जब ये अकेला पूरी दुनिया के हुक्मरानों को ललकारता है तो अच्छों की रीढ़ की हड्डी कांप जाती है। मैं हमेशा जंग टालने की कोशिश करता हूँ, लेकिन जंग हुई तो जीतूंगा तो मैं ही। कबीर सिंह, पुष्पा और रणविजय अपनी जगह कितने भी बड़े सूरमा हो, लेकिन जब ये मॉन्स्टर स्क्रीन पर आता है तो बाकी सारे एटीट्यूड इसके जूतों के नीचे दम तोड़ देते हैं। बॉलीवुड में जब अवेंजर असेंबल बोला गया तो दुनिया की नंबर 1 मूवी निकल के आई, लेकिन जब बॉलीवुड के अंदर असेंबल बोला गया तो आज मर्डर मुबारक निकल के आई है। हेलो फ्रेंड्स, बात करेंगे नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई मूवी मर्डर मुबारक की। पंकज त्रिपाठी, सारा अली खान, विजय वर्मा, करिश्मा कपूर, संजय कपूर, डिम्पल कपाड़िया, तिस्का चोपड़ा और भी हैं इतने सारे एक्टर्स। तो मूवी बेस्ड है अनुजा चौहान के नॉवल क्लब यू टू डेथ। मूवी की स्टोरी है एक रॉयल क्लब की जिसके मेंबर्स पैसे वाले लोग ही होते हैं, जिसके अंदर एक इवेंट हो रहा है और इस इवेंट के दौरान एक व्यक्ति की मौत हो जाती है। मरने वाला कौन था बाद में, ये तो मरा ही नहीं। अगर ये नहीं मरा तो 3 साल पहले मरा कौन था, ये मूवी का सिनॉप्सिस है। तो इन सभी सवालों का जवाब निकालते हैं पंकज त्रिपाठी, एसीपी भवानी सिंह। तो 2 घंटे 20 मिनट की मूवी खुद को मिस्ट्री थ्रिलर बताती है और इसका फर्स्ट हाफ सिर्फ इतने सारे कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन देने में ही निकल जाता है। सेकंड हाफ के बाद हम मूवी से कनेक्ट होते हैं। मूवी को एक इमोशनल एंडिंग देने के साथ डायरेक्टर हमें लास्ट तक ये छुपाने में कामयाब हो पाते हैं कि असली कातिल कौन था। बट इतनी बड़ी कास्ट होने के कारण हम किसी भी कैरेक्टर से पर्सनली कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, तो वो इमोशन हमको फील नहीं होता है। अगर आप इसे एक वेब सीरीज बनाते तो ये ज्यादा लोगों के ऊपर इम्पैक्ट डाल सकती थी। एक्टिंग की बात करें तो पंकज त्रिपाठी का स्क्रीन प्रेजेंस ही काफी है, बाकी सभी एक्टर्स की एक्टिंग भी अच्छी है। करिश्मा कपूर काफी समय बाद में पर्दे के ऊपर दिखी है और हाँ भाई साहब, रियली उनका ये पहले से बिल्कुल अलग डिफरेंट लुक था। मूवी एक अलग इम्पैक्ट डाल सकती थी अगर इसके अंदर इतनी सारी स्टार कास्ट नहीं होती। अगर कई कैरेक्टर को हटा भी दिया जाता है तो मूवी के अंदर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला था, जैसे कि जिम के अंदर वो 2 ट्रेनर और तिस्का चोपड़ा का बेटा। तो पंकज त्रिपाठी की एक्टिंग और लास्ट में दिए गए सस्पेंस के लिए आप एक बार इसको जरूर ट्राई कर सकते हो। तो ओके फ्रेंड्स, हम फिर मिलते हैं ऐसे किसी मूवी या ट्रेलर की बात करते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। आपने बॉलीवुड को पर्दे के ऊपर तो बहुत देखा है, लेकिन पर्दे के पीछे की सच्चाई ये हमें दिखाती है। आपके मन में कभी ना कभी तो एक बार ये ख्याल जरूर आया होगा कि भाई मैं भी किसी एक्टर की शान शौकत वाली लाइफ जी पाता, लेकिन ये सीरीज देखने के बाद में आपके मन में ये ख्याल दोबारा नहीं आएगा। भाई बॉलीवुड की इतनी गंदी तरीके से सच्चाई बताई है इसने। हेलो फ्रेंड्स, रिव्यू करेंगे हॉट स्टार स्पेशल सीरीज शो टाइम का। सीरीज की कहानी की बात करें तो कहानी घूमती है विक्टर स्टूडियो के इर्द गिर्द, जहाँ पर विक्टर इस स्टूडियो का मालिक है और उसका एक बेटा है रघु, जिसे इमरान हाशमी ने निभाया है। तो विक्टर यानी कि नसरुद्दीन शाह और उनके बेटे रघु के बीच में आपस में कभी नहीं बनती है। तो इनके बीच में एक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, स्पोर्ट्स बॉयज यानी कि जो भी व्यक्ति एक फिल्म निर्माण के अंदर भूमिका निभाते हैं, सबकी कहानी बताती है ये सीरीज में धर्मेंद्र, जितेंद्र, पंकज त्रिपाठी, जानवी कपूर, नेहा धूपिया, ETC इतने सारे कैमियोज इससे पहले नहीं देखे यार कभी भी किसी मूवी में। एक्टिंग की बात करें तो इमरान हाशमी, पूरी सीरीज में कोई भी इनके लेवल में एक्टिंग नहीं कर पा रहा था। बाकी जिस काम के लिए हम उन्हें जानते हैं भरपूर है, बाकी गालियां भर भर के दी हुई है, लेकिन ऐसी जगह यूज की गई है जहां पर जरूरत हो, फालतू की नहीं है। जरूरत की बात करें तो सीरीज में सिर्फ एक कहानी जो फालतू में घुसाई गई है, जो हमें टॉपिक से भटकाती है, वो हस्बैंड का वाइफ को मोलेस्ट करना। सीरीज के स्टार्टिंग के 2 एपिसोड हमें एज ऑफ सीट रखते हैं, ट्विस्ट और टर्न्स अनएक्सपेक्टेड रहते हैं, लेकिन तीसरे एपिसोड के बाद में मामला शांत हो जाता है और 4th एपिसोड तक एक ट्विस्ट छोड़ के ये सीरीज खत्म हो जाती है। हाँ भाई खत्म। अब बाकी के 4 एपिसोड हमें जून के अंदर देखने को मिलेंगे। कोई हॉटस्टार को समझाओ यार, आपकी ऑडियंस इससे कम हो रही है, छोड़ दो अब तो टुकड़े करना। तो अगर आपको जानना है फेक रिव्यूज के लिए बॉलीवुड इंडस्ट्री क्या करती है, तो इस सीरीज के 2 एपिसोड तो आपको जरूर देखने चाहिए, आपको गिल्ट नहीं होगा। तो ओके फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं ऐसे किसी मूवी या ट्रेलर की बात करते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। पिछले कुछ दिनों से एक मूवी की चर्चा जोर शोर से हो रही है। मूवी का नाम है हिडम्बा। मूवी 5 महीने पहले 20 जुलाई को रिलीज हुई थी, लेकिन
बात अभी क्यों हो रही है? आपको जानकर हैरानी होगी कि गूगल के ऊपर तीसरे नंबर की मोस्ट सर्चेबल मूवी बन चुकी है इस टाइम की। और ऐसा क्यों हो रहा है? हर क्यों और क्या का हम जवाब देंगे और रिव्यू करेंगे मूवी हिडम्बा का। बस वीडियो पर बने रहे। मूवी वाकई में एक मास्टरपीस है, लेकिन जब इसको रिलीज किया गया था तो सिर्फ तेलुगु भाषा में रिलीज किया गया था और ये ब्रॉड ऑडियंस तक नहीं पहुंच पाई थी। लेकिन जब 7 दिन पहले इसको यूट्यूब पर हिंदी में डब करके रिलीज किया गया तो केवल 7 दिन में इसके 17 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज हैं। मूवी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लेकिन रुको यार, 1 मिनट और रुकते जाओ। मूवी के बारे में एक लाइन में बताता हूँ। मूवी है हिडम्बा प्रजाति के बारे में जो इंसानों को मार के खाती है। और भाई साहब जब गूगल किया तो पता लगा वाकई में ऐसी प्रजाति एग्जिस्ट करती थी। मूवी देखने से पहले एक वार्निंग है, किसी भी वीडियो का कोई कमेंट मत देखना, वरना इसका लास्ट का जो 15 मिनट का सस्पेंस है जो आपका दिमाग फाड़ सकता है, पूरा स्पॉइल हो जाएगा। मुझे सिर्फ एक शिकायत है, जब मूवी थिएटर में रिलीज हुई थी तो 2 घंटे 16 मिनट की थी, लेकिन इसको हिंदी में डब करके जब यूट्यूब पर डाला है तो 1 घंटे 30 मिनट की ही क्यों है? ओके फ्रेंड्स, आपको कुछ अलग एक्सपीरियंस करना है तो मूवी को जाके फटाफट देख लो। मैं मिलता हूँ ऐसे ही किसी वीडियो या ट्रेलर की बात करते हुए, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। डेविड धवन वरुण धवन को प्यार से बोलते हैं पप्पू। तो वरुण धवन और पप्पू ने बनाया है मास्टर प्लान, जिससे हमेशा एवरेज मूवी देने वाले वरुण धवन कुछ बड़ा धमाका कर सके। बताऊंगा क्या है मास्टर प्लान, लेकिन उससे पहले बात करते हैं टीजर की। तो टीजर के अंदर जो डार्क कलर ग्रेडिंग की गई है शानदार लग रही है और कांतारा वाले भाई साहब भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों। वरुण धवन ने बियर्ड और लंबे बालों के साथ लुक चेंज किया है, लेकिन रियल बोलो तो लुकअप अलग लग नहीं रहा है भाई साहब। पर्सनैलिटी ही उन्होंने चॉकलेटी बॉय वाली बना रखी है। थमन सर का म्यूजिक शानदार और जानदार। गेम ऑफ थ्रोन का सिंहासन कॉपी किया है और जब कॉपी की बात बोली दी है तो बोला जा रहा है कि पूरी मूवी थालापति विजय की थेरी मूवी का रीमेक है। ऑफिशियल अपडेट अभी कोई है नहीं। और भाई रिमेक हुई तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि थालापति विजय सर की थेरी मूवी को हिंदी डब में लगभग पूरी ऑडियंस ने देख लिया। काम चल भी सकता है अगर अजय देवगन के जैसे उन्होंने कुछ अलग कर दिया। तो अब बताता हूँ मास्टर प्लान। जिस तरीके से बॉलीवुड के सभी स्टार्स अभी साउथ के डायरेक्टर्स का पानी भर रहे हैं, तो भाई साहब वरुण धवन भी उठकर आ गए एटली के पास और बोला भाई एटली मेरे लिए भी एक मूवी बना दो। तो एटली सर ने बोला यार वरुण भाई अभी मेरे पास टाइम नहीं है, एक काम करता हूँ मैं मेरे असिस्टेंट डायरेक्टर को भेज देता हूँ। और नाम फाइनल हुआ कलिस्का, जिन्होंने अभी तक एक मूवी डायरेक्ट की है और मूवी का नाम था की। मूवी का साइबर कॉन्सेप्ट अच्छा था। मूवी में आपको जैकी श्रॉफ, रामपाल यादव और मोस्ट फेमस एक्ट्रेस कीर्ति सुरेश दिखाई देगी और मूवी 31 मई को रिलीज होने वाली है। तो भाई कुल मिलाकर काम नया लग रहा है और मैं एक्साइटेड हूँ और आप कमेंट में बताओ यार। ओके फ्रेंड्स, अपन मिलते हैं फिर ऐसे किसी मूवी या ट्रेलर की बात करते, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। आँख माँ की आँख हो गई है और कहाँ से कलर निकल रहा है आई कांट एक्सप्लेन। इसी बीच छोटे मियाँ बड़े मियाँ का ट्रेलर आ गया और वीडियो भी बनाना पड़ेगा, पापी पेट का सवाल है। तो फिर बात करते हैं ट्रेलर की। तो ट्रेलर देख के लगा कि बड़े एक्टर, बड़ा डायरेक्टर, बड़ा स्केल और इतना अच्छा कॉन्सेप्ट होने के बाद में भी आप इतनी बड़ी चूक कर चुके हैं, जिससे मामला बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब मैं ट्रेलर के अंदर कुछ चेंज कर रहा हूँ, आप खुद बोलेंगे कि भाई क्या इम्पैक्ट डाल सकता था ये ट्रेलर। बस वीडियो पूरा देखो। उन्होंने अक्षय कुमार और टाइगर की फाइट दिखाई और एक्सप्रेशन देख के साफ पता चल रहा है कि किसी एआई ने उनके ऊपर कंट्रोल कर रखा है। अब सोचिए यही सीन लगभग 0.5 सेकेंड का वो दिखाते और वो भी ट्रेलर के एंड में वो ट्रेलर खत्म। अब इमेजिन करो वहां से पहली सिचुएशन पैदा होती और हर कोई ये बात करता भाई वो लड़ क्यों रहे थे। दूसरा, पृथ्वीराज सुकुमारन को उन्होंने इंडियन आर्मी में दिखा दिया। अब सोचिए अगर वो उनको इंडियन आर्मी में, अरे यार लाइट, तो भाई लाइट जाने के बाद मुझे पता लगा कि इस माइक्रोफोन की जो पिन है वो मोबाइल के अंदर मैंने लगाई नहीं थी। इतनी देर जो आवाज़ रिकॉर्ड हो रही थी वो डायरेक्ट मोबाइल से हो रही है। ये मैं ऐसे लगा के बैठा था। फ्रेंड्स ये बात किसने कही थी कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, मेरे लिए तो आज हुआ है। तो चलिए फ्रेंड इसको साइड में करते हैं और आ जाते हैं अपने वापस टॉपिक पर। हम बात कर रहे थे पृथ्वीराज सुकुमारन की, जो कबीर के नाम से मूवी के अंदर विलन है। अब आपने इनको डायरेक्ट इंडियन आर्मी के अंदर दिखा दिया। अब कोई भी अंदाजा लगा सकता है कि इंडियन गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं इनके साथ कुछ ना कुछ बुरा किया है, इसलिए पूरे देश के खिलाफ हो गया। अब ये नहीं दिखाया जाता तो दूसरी क्यूरियोसिटी ये होती कि भाई विलन ऐसा कर क्यों रहा है। सोनाक्षी सिन्हा को हम पहले इंडियन आर्मी के अंदर देखते हैं, उसके बाद में कबीर की लैब में, जहां पर उनपे कुछ एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है या फिर कोई लॉक खोला जा रहा है। उसके बाद में हम एक बॉडी को लाते हुए देखते हैं, जिससे साफ जाहिर होता है कि ये बॉडी सोनाक्षी सिन्हा की है। अगर यहाँ पर ये सीन नहीं दिखाते तो तीसरी क्यूरियोसिटी ये होती सोनाक्षी सिन्हा के साथ क्या हुआ। तो 3 घंटे की पूरी मूवी की कहानी हमने 3 मिनट के ट्रेलर के अंदर देख ली है। अब मूवी के
अंदर बचा क्या है जो हमें एक्साइटेड कर सकता है, तो वो है इस मूवी का स्केल, एक्शन सीन और डेफिनेटली हाँ पृथ्वीराज सुकुमारन। एक्शन स्टार विद एक्शन अच्छे लगते हैं, CGI और VFX पर अच्छा काम किया है, गणपत वाली गलती नहीं की, हेड्स ऑफ पूजा एंटरटेनमेंट। और भाई जैसे AI टेक वर्ड में बिना दिखे तबाही मचा रही है, वैसे ही पृथ्वीराज सुकुमारन पूरे ट्रेलर के अंदर बिना फेस दिखाए तबाही मचा रहे हैं। तो भाई वो ऑडियंस जो हीरो की एंट्री पर सीट फाड़ देती है और एक अच्छे एक्शन सीन पर सीटी बजा ही देती है, उनके लिए ये मूवी मस्ट वॉच होगी और मैं भी दिमाग उधार देख के देखने तो जाऊंगा ही। अब देखिए मैं इस मूवी को किसी मूवी की कॉपी नहीं बोल रहा हूँ, ना ही कमेंट के अंदर कोई गाली लिखेगा और ना ही बोलेगा इन्हें तो हर मूवी कॉपी ही लगती है, बट मैं आइडिया दे सकता हूँ, कंपैरिजन कर सकता हूँ और वो मैं करूंगा। हॉलीवुड की 3 मूवी का नाम लेता हूँ, होप्स एंड शॉ, यूनिवर्सल सोल्जर एंड रोबोकॉप। होप्स एंड शॉ फास्ट एंड फ्यूरियस का एक पार्ट है और बाकी 2 मूवी के 3-4 पार्ट आ चुके हैं जिनके अंदर सेम कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट की बात करें तो ऐसे सोल्जर बनाए जाते हैं जो आधे इंसान होते हैं और आधे मशीन, जो नॉर्मल सोल्जर से 100 टाइम पावरफुल होते हैं और हमारा कबीर भी ऐसे सोल्जर बना रहा है, लेकिन देश के लिए नहीं, देश को खत्म करने के लिए। और इनसे हमारे 2 सोल्जर और 2 सोल्जरियां मिलकर लड़ती है। अब पता है जीतेंगे तो इंडियन सोल्जर ही, लेकिन ये जीत कितनी इंटरेस्टिंग होती है वो मूवी में देखना है। तो मूवी ईद को रिलीज हो रही है और इसी दिन अजय देवगन का फुटबॉल वाला गेम मैदान भी रिलीज हो रही है। तो बताओ यार, छोटे मियाँ बड़े मियाँ के लिए खिलाड़ी बनोगे या फिर मैदान के लिए फुटबॉलर बनोगे, कौन सी मूवी के लिए ज्यादा एक्साइटेड हो? ओके फ्रेंड्स, हम फिर मिलते हैं ऐसे किसी मूवी या ट्रेलर की बात करते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। इससे पहले मैंने इतनी कमाल की कॉमेडी धमाल में देखी थी, इतना हंसा हूँ कि भाई जो थिएटर में लड़के होते हैं ना, उनको मैंने एक बार बोल ही दिया भाई 2 मिनट रोक दे इसको यार, पेट निकल के बाहर गिर जाएगा। थिएटर अटेंडेंट ही बोलते हैं ना उनको। तो चलो फ्रेंड्स, रिव्यू करते हैं मडगांव एक्सप्रेस का। वीडियो पूरा देखना फ्रेंड्स, मैं बताने वाला हूँ कि मैं किन लोगों को थिएटर जाने से मना करने वाला हूँ। डायरेक्टर है कुणाल खेमू और इन्होंने कॉमेडी मूवी कर करके ऑडियंस की नस पकड़ ली है। इन्हें पता है कि बिल्लो को क्या चाहिए। फ्रेंड्स, मूवी के अंदर के जोक्स और सिचुएशन इतने फ्रेश थे कि वर्षों बाद में जैसे घर के अंदर पनीर की सब्जी बनी है। वरना बॉलीवुड में हर दूसरी कॉमेडी मूवी के अंदर वही चीजें रिपीट हो रही थी जैसे घर के अंदर आलू की सब्जी रिपीट होती है। तो कहानी है 3 दोस्तों की जिनका सपना था एक बार गोवा जाने का, और वो गोवा जाते हैं लेकिन ट्रेन से। क्या खुद पे गर्व करूं क्या रेलवे का एम्प्लॉय होने पर। अब ट्रेन के अंदर पिकिया का बैग चेंज हो जाता है और भाई साहब बैग चेंज होते ही क्या कांड मचता है वो तो आप मूवी के अंदर देखो, मजा आ जाएगा। लेकिन कसम है फ्रेंड्स, अगर अकेले गए तो दोस्तों को सच्ची दोस्ती भी तो दिखानी है। एक्टिंग की बात तो क्या ही करूं, इन्हें कौन नहीं जानता। मिर्जापुर 3, स्कैम 2003 और मुंबई मेरी जान किसने नहीं देखी है। भाई सबकी एक्टिंग और कॉमिक टाइमिंग गजब थी। भाई उपेंद्र लिमे कैसा झंड फकांड गन है ये। मेरा तो कुछ दिन यही चलने वाला है और नेक्स्ट कॉमेडी किंग इज कमिंग। लेकिन भाई अब ऑडियंस सिर्फ मास मसाला मूवी के लिए ही थिएटर जा रही है और यही ट्रेंड बनने वाला है। तो मेकर्स लोगों, आप अपनी बाकी सभी डोनर्स की मूवी OTT पे ही रिलीज करो, छोड़ दो थिएटर आना, क्योंकि 2 मास्टरपीस मूवी आई है और फिर भी थिएटर खाली पड़े हैं। अगर ये मास मसाला मूवी होती तो भी थिएटर भरे हुए रहते, सब इनकी बातें करते। भाई क्यों सब मारा काटी बनते जा रहे हैं। और मैं बताऊंगा फ्रेंड्स, मैं किन लोगों को थिएटर जाने के लिए मना कर रहा हूँ। आपको क्या लगता है फ्रेंड्स कि क्या करना चाहिए, कमेंट के अंदर बताओ यार। तब तक फ्रेंड्स हम फिर मिलते हैं ऐसे किसी मूवी या ट्रेलर की बात करते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। हले अंडररेटेड स्टार्स का भविष्य बदलने वाली है, तो सो कॉल्ड एक्शन स्टार्स अपना बोरिया बिस्तर बांध लो, बहुत हुआ। तो भाई लिखो आज कमेंट के अंदर मनोज वाजपेयी का नाम, देखते हैं इनके जैसे असली टैलेंट के कितने लोग भूखे हैं। ओके फ्रेंड्स, हम फिर मिलते हैं ऐसे किसी मूवी या ट्रेलर की बात करते हुए, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। बस्तर के गांव में जब कोई बच्चा 20 साल का होता है तो उसके पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन होते हैं, या तो वो नक्सलवादियों के साथ जाकर मिल जाए या फिर वो स्पेशल पुलिस फोर्स में भर्ती हो जाए। दोनों ही स्थितियों में मौत पक्की है, लेकिन इस मौत से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है तो सिर्फ उसको जिसने उसे 20 साल तक पाला था, उसकी माँ। हेलो फ्रेंड्स, रिव्यू करेंगे बस्तर द नक्सल स्टोरी का। कहने को मूवी को 18+ कहा गया है, लेकिन 50 साल के आदमी का भी दिल दहल जाएगा इसको देखने के बाद में। पहले सीन में ही वो कुल्हाड़ी से उस आदमी को काटता है, एक एक टुकड़े करते हुए दिखाया गया है। वो बच्चे को उठा के आग में फेंक देती है। एक आदमी के शरीर पे हजारों गोलियां चला दी गई है, लेकिन इससे भी उनका मन नहीं भरा, फिर भी उसके शरीर पे चाकू मार रहे हैं, उसको घसीट रहे हैं।
जिंदा नर्क देखा है आज मैंने। मूवी की कहानी असली कहानियों पर आधारित है, जो हमारा ध्यान छत्तीसगढ़ के अंदर नक्सलिस्ट माओवादियों के कहर और इससे राजनीति में अपना फायदा उठाते राजनीतिज्ञ, उद्योगपति, कॉलेज के अंदर बच्चों का माइंड वॉश करते प्रोफेसर, कोर्ट में चलते हजारों केस की तरफ ले जाती है। अदा शर्मा की एक्टिंग एक IAS ऑफिसर के रूप में कहना पड़ेगा भाई लाजवाब थी। कोर्ट में यशपाल शर्मा के मोनोलॉग आपकी धड़कनों को रोक सकते हैं। कुल मिला के केरला स्टोरी के बाद में एक और इस देश की सच्चाई हमारे दिलों तक उतारने में डायरेक्टर कामयाब होते हैं। एक चीज जिससे शायद आप कनेक्ट हो, जब विलन 76 जवानों को मार देता है तो उसके बाद में स्वेग नहीं दिखाना था। जवानों का शहीद होने पर भी IAS के द्वारा हीरोइटिक चश्मा लगा के रखना रियलिटी से मूवी को परे ले जाता है। इस समय हम एक अच्छी स्कूल या कॉलेज में पढ़ रहे होंगे, कार या बस से स्कूल जा रहे होंगे। आज तक गोली चलते हुए हमने नहीं देखी है। कॉलेज तो दूर की बात है, एक 5वीं तक की स्कूल भी नहीं है। बस कार तो दूर की बात है, वहां पर उन्होंने 15 साल में एक सड़क तक नहीं बनने दी। बंदूक, गोलियां, मौतें, शायद उनका सुबह शाम को। फ्रेंड्स, आपको ये मूवी जरूर देखनी चाहिए, हाईली रिकमेंडेड है मेरी तरफ से। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं ऐसे किसी मूवी या ट्रेलर की बात करते हुए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। हमने बहुत सी मूवीज और वेब सीरीज बनाई है इंडियन एजुकेशन सिस्टम पर, लेकिन आज तक जहां का सिस्टम सबसे करप्ट है उसके ऊपर किसी ने कोई वेब सीरीज या मूवी नहीं बनाई। किस चीज का डर था भाई? तो आखिर किसी ने तो हिम्मत की बिहार एजुकेशन सिस्टम पर बात करने की। हेलो फ्रेंड्स, बात करेंगे हॉट स्टार स्पेशल रिलीज हुए ट्रेलर पटना शुक्ला की। सीरीज की कहानी है एक लॉयर की, जिसने लॉयर रहते हुए अपनी लाइफ में सिर्फ एफिडेविट ही बनाए हैं। आपका हुनर भिंडी, तोरी, टिंडा दालों में है, दलीलों में नहीं। डायलॉग सीरीज की पूरी कहानी बयां कर देता है। लेकिन एक दिन रिंकी का केस लॉयर पटना शुक्ला के पास आता है और इस केस से वो पूरे बिहार एजुकेशन सिस्टम को चैलेंज कर देती है। तो सीरीज में देखना यही है, क्या पटना शुक्ला रिंकी की मार्कशीट रीचेक करवा पाएगी या फिर इस केस से खुद की जिंदगी के मार्कशीट के प्राप्तांक को भी 0 पर पहुंचा देगी। रवीना टंडन जिस तरीके से स्क्रिप्ट चुन रही है लाजवाब है। पहले अरण्यक, उसके बाद में इंद्रानी और अब ये पटना शुक्ला। मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि रवीना टंडन से पहले ये स्क्रिप्ट कई बड़ी बड़ी एक्ट्रेस के पास में गई होगी, लेकिन उन्होंने ये कह के मना कर दिया होगा कि भाई साहब अभी हम जवान हैं। तो बहनों, जवानी तो अभी सलमान खान को ही दिखा लेने दो। क्या एक्टर्स को अपनी एज के अकॉर्डिंग वर्क नहीं करना चाहिए? बॉबी देओल, रानी मुखर्जी, अमिताभ बच्चन, इन्होंने अपनी एज के अकॉर्डिंग टॉपिक सिलेक्ट किए और आज भी मैदान में खड़े हैं। और वहीं गोविंदा जैसे एक्टर्स ने अपनी एज के अकॉर्डिंग काम नहीं किया, तो अब वो बॉलीवुड के अंदर काम पाने के लिए तरस रहे हैं। तो भाई सलमान खान के लिए कोई सजेशन है आपके पास? तो क्रिमिनल जस्टिस के बाद में हॉट स्टार से एक बढ़िया कोर्ट ड्रामा की दरकिनार थी और लो भैया हाजिर है। क्रिमिनल जस्टिस के जैसे एक दिन में बिंज वॉच करना पड़ेगा, लेकिन भाई साहब ये हॉट स्टार की आदत सब बर्बाद कर देती है यार। टुकड़े करना छोड़ दो। सही कहा ना? आपको क्या लगता है? ओके फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं ऐसे किसी मूवी या ट्रेलर की बात करते हुए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और आपने हजारों कोर्टरूम ड्रामा मूवीज देखी होगी, लेकिन चैलेंज है मेरा, जो मूवीज मैं बताने जा रहा हूँ वैसी मूवी कभी नहीं देखी होगी। मूवी की कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसका रेप हो जाता है, लेकिन दुख की बात यह है कि वो लड़की अंधी है। अब वो लड़की कैसे पहचान पाएगी कि रेप करने वाला कौन है, और पुलिस कैसे मुजरिम को ढूंढ पाएगी, और अगर ढूंढ भी लेती है तो कोर्ट कैसे साबित कर पाएगा कि यही मुजरिम है, क्योंकि लड़की तो देख नहीं सकती। तो भाई साहब मूवी का ट्विस्ट आपको अटैक दे सकता है। IMDb रेटिंग 7.7, मोहनलाल सर की गजब की एक्टिंग और मलयालम सिनेमा की मास्टरपीस मूवी है, और मूवी हिंदी के अंदर हॉट स्टार पर उपलब्ध है। मूवी का नाम कमेंट में देखो, और सजेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना फ्रेंड। एनी ने पूरी मूवी में सिर्फ एक ही शब्द बोला, शांता, और पूरी मूवी का क्लाइमेक्स चेंज हो गया और बहुत सारे सवाल खड़े हो गए। एल्बर्ट ने रोनी का पर्स क्यों दिखाया? एनी कैसे बोलने लगी? क्या मारिया सारे इल्जाम कबूल कर लेगी? क्या एल्बर्ट को सजा होगी? क्या एल्बर्ट मारिया को बचाने के लिए सारे इल्जाम अपने ऊपर ले लेगा? क्या पुलिस को सब पता लग पाएगा? सारे क्वेश्चन के जवाब लेंगे हम इस एक्सप्लेनेशन वीडियो में। कुछ मूवीज की एंडिंग ऐसी होती है जहाँ पर ऑडियंस को डिसाइड करना होता है कि इस मूवी की एंडिंग क्या होनी चाहिए, और ऐसी मूवीज को हम बोलते हैं ओपन एंडिंग मूवी, और ऐसी ही मूवी है श्री राम राघवन की मेरी क्रिसमस। तो चलिए एक्सरे शुरू करते हैं। क्लाइमेक्स शुरू होता है एनी के बोलने के साथ। तो आपको बता दूं, एनी की आवाज कभी गई ही नहीं थी।
क्योंकि एनी की मां मेरिया इस मर्डर की प्लानिंग महीनों से कर रही है और बच्ची का चुप रहना भी इस मर्डर की प्लानिंग का हिस्सा था, क्योंकि बच्चों से सच्चाई निकलवाना पुलिस वालों के लिए आसान होता है। इसीलिए एनी की मां ने बोला बच्ची को चुप रहने के लिए। अब एनी के बोलने से पुलिस वालों को शक हुआ कि एनी की मां मरिया ने झूठ बोला है कि उसकी बच्ची बोल नहीं सकती। अब उनका सारा शक मरिया पे जाता और वो पकड़ी जाती। तभी एल्बर्ट ने ये सोचा कि अगर मरिया पकड़ी गई तो मरिया और एनी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसीलिए एल्बर्ट ने इल्जाम अपने सर पे लेने के लिए रोनी का पर्स और वो अंगूठी दिखाई, ताकि पुलिस वालों को ये शक हो कि एल्बर्ट ने चोरी के लिए मरिया के पति को मारा है। लेकिन जब मरिया ने एल्बर्ट के हाथों अंगूठी पहनी तो पुलिस को ये शक हुआ कि एल्बर्ट और मरिया का अफेयर चल रहा है, इसीलिए उन दोनों ने मिलकर मरिया के पति को मारा है। यानी पूरे सिनेरियो में कुल मिलाकर 3 एंडिंग हो सकती है। पहला, मरिया सब सच्चाई बता देती है तो मरिया कातिल। दूसरा, अगर एल्बर्ट सब कुछ कबूल कर लेता है तो एल्बर्ट कातिल। और तीसरा, मरिया और एल्बर्ट दोनों साथ में कबूल करेंगे कि उन्होंने कत्ल किया है। अब आपको इसमें से कौन सी एंडिंग सबसे अच्छी लगती है कमेंट के अंदर जरूर बताना। ओके फ्रेंड्स, हम मिलते हैं फिर किसी मूवी या ट्रेलर की बात करते, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। मुझे पता है अभी आप सब अपने आप को कोस रहे होंगे, क्योंकि भाई 500 करोड़ के नाम पर आपको मोटू पतलू तो दिखाया गया है। अरे भाई नहीं समझे क्या? आदिपुरुष नहीं देखी क्या? चलो कोई ना, आपके दुख को कम करते हैं। इसी दिन नेटफ्लिक्स भैया हमारे लिए लेकर आए एक फुल ऑन एक्शन मूवी, जिसके एक्शन में आदिपुरुष के गम को कम करने का दम है। हेलो फ्रेंड्स, रिव्यू करेंगे नेटफ्लिक्स पे हाल ही में रिलीज हुई मूवी एक्सट्रैक्शन 2 का। सबसे पहले बात करते हैं मूवी की स्टोरी की। टेंशन ना लें, स्पॉइलर नहीं है। कहानी की बात करें तो टायलर यानी कि हमारे थोर भैया क्रिस हेम्सवर्थ एक्सट्रैक्शन 1 में, जिन्हें हमने मरा हुआ मान लिया था, कैसे जैसे अब मौत के मुंह से निकल आए हैं, क्योंकि इस आदमी के पास जीने का कोई मकसद नहीं है। तो भैया फिर निकलते हैं एक और मिशन पर, जहां भाई जॉर्जिया के एक जेल से एक माँ और उसके बच्चे को निकालना है। लेकिन भाई जानने की बात यह है कि पूरी जेल और जॉर्जिया पर 2 भाइयों की गैंग का राज चलता है। तो क्या टायलर पूरे जॉर्जिया से लड़कर इस माँ और इसके 2 बच्चों को यहाँ से निकाल पाएगा? मिशन खतरनाक है भाई। तो भाई मूवी देखें या ना देखें, ये डिसाइड करना मेरे 3 प्लस पॉइंट और 1 माइनस पॉइंट को सुनकर। पहला पॉइंट है इसका टॉप लेवल का एक्शन। भाई जब एक्शन टॉप लेवल का हो तो और कुछ नहीं देखा जाता, आत्मा वैसे ही तृप्त हो जाती है। मूवी में टोटल 3 एक्शन सीक्वेंस है और पहला एक्शन सीन रेगुलर 21 मिनट का 1 शॉट में लिया गया है। भाई गजब। दूसरा प्लस पॉइंट है इसका स्क्रीन प्ले। भाई साहब आपको 1 मिनट भी बोर नहीं करेगा। बोरियत तो क्या, आपको पलक झपकाने तक का भी टाइम नहीं मिलेगा, इतना टाइट है। और होगा क्यों नहीं भाई साहब, डायरेक्टर स्टंट मास्टर सेम हाईग्रेव है। और तीसरा प्लस पॉइंट आपके लिए, भाई 300-400 के अंदर पीवीआर में एक कार्टून देखने जाओ, उससे तो काफ़ी बेहतर होगा कि 150 रुपये में नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लो और एक्सट्रैक्शन 2 देखो। आर्थिक और मानसिक दोनों हानि से बचा जा सकता है। और एकमात्र माइनस पॉइंट, भाई इसको थिएटर में रिलीज करना था, इस चीज़ को हमें थिएटर में एक्सपीरियंस करना था। लेकिन कोई ना, पैसा भी कोई चीज़ होती है और वो नेटफ्लिक्स के पास भर भर के है। ओके फ्रेंड्स, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट के अंदर जरूर बताना। फिर मिलते हैं ऐसी किसी मूवी या ट्रेलर की बात करते हुए, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। भैया आप हमेशा सर्च करते होंगे टॉप 5 एक्शन मूवीज ऑफ हॉलीवुड, तो भैया अब उसके अंदर एक नाम और दिखने वाला है। जी हाँ फ्रेंड्स, बात कर रहा हूँ नेटफ्लिक्स के ऊपर रिलीज हुई कोरियन मूवी कार्टर की। भाई मुझे पता है आपने जिंदगी के अंदर प्लेंटी ऑफ एक्शन मूवीज देखी होगी, लेकिन इस मूवी के अंदर जैसे एक्शन सीन है वो नहीं देखे होंगे। विश्वास नहीं हो रहा ना, तो एक बार जाके इस मूवी को देखिए और फिर कमेंट में आके लिखिए। तो भैया मूवी है एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसकी याददाश्त जा चुकी है, लेकिन फिर भी उसे एक मिशन पूरा करना है। और इस मिशन को पूरा करने के लिए उसका साथ देती है एक आवाज, जो उसके दिमाग के अंदर एक चिप के अंदर से आती है। और वो मिशन है पूरी दुनिया को ज़ॉम्बीज से बचाना। लेकिन इसके लिए पहले उसे एक लड़की को बचाना होगा, क्योंकि भैया उसके ब्लड से ही एंटीडोट बनने वाला है। पता है कहानी के अंदर कुछ नया नहीं है, लेकिन जिस तरीके से इसको प्रेजेंट किया गया है बवाल है। पूरी मूवी को 1 शॉट के अंदर शूट किया हुआ दिखाया गया है और मैं इमेजिन नहीं कर पा रहा हूँ कि कैसे एक कैमरा गाड़ी के नीचे का व्यू ले सकता है और फिर बाहर निकल के अंदर का व्यू ले सकता है और फिर वापस बाहर निकल के कैसे वो टॉप का व्यू ले सकता है। पूरी मूवी के अंदर एक भी कट शॉट दिखाई नहीं देता है, पूरी एक टेक के अंदर शूट हुई है मूवी। वही कैमरा नीचे, वही ऊपर, वही अंदर, वही बाहर। लेकिन बस इतना जरूर कह सकता हूँ कि ड्रोन का यूज किया गया है, लेकिन भाई वो कैसे, एक ही शूट के अंदर। और भैया दूसरी चीज जो एकदम पागलपन है, इसके अंदर का बाप लेवल का एक्शन सीन। पूरी मूवी लगभग 2.5 घंटे की है, जिसके अंदर से लगभग 2 घंटे तो ओनली एक्शन सीन चल सकते हैं। अब भैया मैं इसको शब्दों में बयान नहीं कर सकता कि वो एक्शन सीन किस लेवल के हैं,
बस एक सीन में आपको बता सकता हूँ। वो ब्रिज वाला सीन, अपना हीरो एक छोटी सी लड़की को लेके ब्रिज के बीच में फंस चुका है और दोनों तरफ से ज़ॉम्बीज आ रहे हैं। अब सोच लीजिए वो उस बच्ची को कैसे बचाएगा। वो हवा में एक्शन सीन और लास्ट में ट्रेन और हेलीकॉप्टर वाला एक्शन सीन, बस भैया मूवी को देख डालो वरना कभी टॉप 10 सर्च लिस्ट के अंदर ही इसका नाम देख पाओगे। अगर इमोशन की कहीं पे बात आती है तो सबसे पहले नाम आता है कोरियन सिनेमा का और वो इस मूवी के अंदर भी दिखाई देता है। भैया बात करें नेगेटिव पॉइंट्स की तो भैया एक ही नेगेटिव पॉइंट है और वो है इसका VFX और CGI बिल्कुल कार्टून लेवल का है, बच्चा भी देख के उसको बता सकता है। भाई अगर इसका VFX और CGI भी टॉप लेवल का होता तो आज तक की नंबर 1 मूवीज होती है हॉलीवुड की एक्शन के मामले में। अगर भैया आप एक्शन मूवीज के शौकीन हैं तो इसको गलती से भी मिस मत करना, कुछ नया एक्सपीरियंस करना है तो जरूर देखना। क्योंकि भैया मूवी 18+ है तो फैमिली के साथ तो नहीं देख सकते क्योंकि ब्रूटैलिटी बिल्कुल हाई लेवल की दिखाई गई है और कुछ एक न्यूड सीन मूवी के अंदर डाले गए हैं। ओके फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं ऐसे किसी मूवी या ट्रेलर की बात करते हुए, तब तक के लिए टेक केयर, बाय। भाई हल्क तो देखा होगा ना आपने, मैं दिखाता हूँ इंडियन हल्क। जब मैंने पहली बार टीजर देखा भाई रियल में कलेजा हाथ में था। पहले कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया किसी टीजर पर। हेलो फ्रेंड्स, रिव्यू करेंगे रिलीज हुए टीजर वेदा का। भाई कोई मुझे कंफर्म करेगा क्या ये रॉकी हैंडसम जिम वाला जॉन अब्राहम ही है? क्या लगता है कहीं मान्य स्वर में वापस तो नहीं आ रहा? स्टोरी की बात करें तो वेदा सिस्टम के खिलाफ लड़ना चाहती है लेकिन उसको एक ऐसा हथियार चाहिए जिसका कोई तोड़ ना हो और वो हथियार होते हैं जॉन अब्राहम। मूवी राजस्थान के एनवायरनमेंट में रखी हुई है और मैं राजस्थान से ही हूँ तो मन्नत तो चौकी लागनी ही। सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो क्योंकि मूवी डार्क है तो कलर ग्रेडिंग भी डार्क रखना जरूरी था। एक 1 टेक कार चेसिंग सीन भी होगा। अब कई लोग बोलेंगे कलर ग्रेडिंग के कारण इसे KGF की कॉपी और उस कार चेसिंग सीन के कारण लियो या कैथे की कॉपी। फ्रेंड्स हमको ध्यान देना ही नहीं है, हमको सुनना ही नहीं है। अगर आपको अपनी हार्ट बीट 70 से 7000 करनी है तो इस टीजर को ईयरफोन में लगा के फुल आवाज में सुन लेना, बढ़ जाएगी। इतना पावरफुल BGM है और ऊपर से जॉन अब्राहम के मुंह से निकलते हुए डायलॉग, झगड़ना नहीं आता मुझे, जंग लड़नी आती है। सरबरी बाग ने अपने चुलबरे कैरेक्टर से बाहर निकलकर एक डार्क थीम पकड़ी है और भाई साहब रियली वो पर्दे फाड़ रही है। हर मूवी के लिए कैरेक्टर कैसे चेंज किया जाता है कोई अभिषेक बनर्जी से सीखे। कौन कहेगा कि यह इंसान स्त्री और ड्रीम गर्ल जैसी मूवीज में कॉमेडी करता है और यही कैरेक्टर अपूर्वा, पाताल लोक और अब वेदा जैसी मूवीज में खूंखार विलन बन जाता है। तमन्ना भाटिया भी मूवी के अंदर एक गेस्ट अपीयरेंस के रूप में होगी जब जॉन अब्राहम की बैक स्टोरी दिखाई जाएगी आई थिंक। तो भाई KGF और पुष्पा के बहुत रोड़े हो गए, अब बारी है बॉलीवुड के वेदा की। क्या तैयार हो? यस लिख के बताओ यार कमेंट में जल्दी से। हम फिर मिलते हैं ऐसे किसी मूवी या ट्रेलर की बातें करते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। किसे पता था कि साल की सबसे बड़ी मूवी में एक 10 मिनट का रोल करने वाला आदमी पूरी मूवी की लाइमलाइट ले जाएगा। एनिमल बोले तो नहीं, बॉबी देओल का वो रोल सदियों तक याद किया जाएगा। लेकिन भाई मुझे वापस रिपीट होते हुए दिख रहा है और इतिहास में पहली बार होगा जब कोई बॉलीवुड का एक्टर एक साउथ के सुपरस्टार को डोमिनेट कर रहा है। हो सकता है ये बात कई लोगों को बुरी लगे लेकिन मैडम के जैसे कड़वा है लेकिन सच है। हेलो फ्रेंड्स, टीजर आया है कंगवा का। मेकर्स ने इसको सीजल टीजर कहा है। ये वर्ड मेरे लिए नया था और आपके लिए भी नया ही होगा, इसलिए मैंने इसको किया गूगल। तो पता लगा भाई जब गर्म तेल में कोई चीज डाली जाती है वो तो पट पट करके उछलती है, उसे ही सीजल कहा जाता है। ऐसे ही जब इंसान को गुस्सा आता है वो भी ऐसे ही उछलता है। बॉबी देओल और सूर्या को आमने सामने देखा, भाई साहब ये यहाँ पर गुस्से से उछल नहीं रहे हैं, आग लगा रहे हैं। आग मतलब साफ है ये थिएटर से जिंदा वापस नहीं आने देने वाले। कहानी 2 ट्राइब की तरफ इशारा कर रही है, जहाँ पर धरती पर रहने वाली ट्राइब का सरदार होगा सूर्या और वही सागर में रहने वाली ट्राइब का सरदार होगा बॉबी देओल। और किसी कारण से ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे और उसके बाद में होगा संग्राम, जिसमें दिखाया जाएगा गैलेंट साहस, रूथलेस निर्दयता, फेरोसियस हिंसक। ये वर्ड इसीलिए यूज किए हैं यहाँ पर। मूवी का CGI और VFX आपको 3D में निर्वाण देने वाला है। बस कोई इसको पायरेट्स ऑफ कैरिबियन से कंपैरिजन करना शुरू ना कर दे, इसी चीज की देरी है। तो भाई साहब 1 मिनट के सीजल ने ही क्या आग लगा दी है, आगे देखो क्या सैलाब आने वाला है। तो भाई बताओ कमेंट के अंदर जल्दी से कि आप कितना एक्साइटेड हो इस मूवी के लिए, बताओ यार जल्दी से। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं ऐसे किसी मूवी या ट्रेलर की बात करते हुए, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। आप बॉलीवुड को इग्नोर कर सकते हो लेकिन बॉलीवुड के कुछ एक्टर्स को नहीं। उनमें से एक है विद्युत जामवाल। फिल्म कमांडो के लिए फैंटेसिया फिल्म फेस्टिवल में हॉलीवुड एक्शन डायरेक्टर ने इनको इंडिया का मार्शल आर्ट के अंदर टोनी जा और ब्रूस ली कहा है। सिनेमा के मचे हुए केओस के बीच में टीजर लॉन्च हुआ है क्रैक।
चलिए फ्रेंड्स बात करते हैं क्रैक की। मूवी के अंदर दिखाई देंगे विद्युत जामवाल, नूरा फतेही, एमी जैक्सन और अर्जुन रामपाल। मूवी को आदित्य दत्ता डायरेक्ट कर रहे हैं और प्रोड्यूस कर रहे हैं खुद विद्युत जामवाल। कमांडो सीरीज के बाद ये उनका दूसरा कोलैबोरेशन है और मैं चाहूंगा कि ये कमांडो सीरीज की तरह ही वर्ल्ड वाइड रिलीज की जाए। प्लॉट की बात करें तो ये एक ऐसे गेम पर आधारित होगी जिसके अंदर जीत ही जीने का एकमात्र साधन है। मूवी को हम हॉलीवुड की फेमस मूवी पॉइंट ब्रेक से कंपेयर कर सकते हैं। मूवी का प्लॉट और एक्शन सीन लगभग ऐसे ही लग रहे हैं, लेकिन इस टीजर के अंदर एक्शन सीन देखकर लगा कि ये तो एक लेवल और ऊपर है। नेपोटिज्म ने जिनको स्टार बनाया उन्हें हम टाइगर श्रॉफ कहते हैं और जो खुद अपने दम पर एक्शन स्टार बने उन्हें हम विद्युत जामवाल कहते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इंडियन मार्शल आर्ट कलारी में विद्युत ने महारत हासिल कर रखी है और अपनी मूवी का हर एक एक्शन सीन ये खुद करते हैं। इतना डेडिकेशन दिखाने के बाद भी हम ऐसे एक्टर्स को सपोर्ट क्यों नहीं करते हैं? कमेंट में, पोस्ट में तो हम बहुत लिखते हैं, फैंस असेंबल ईयर, बेस्ट एक्टर, गूज बम्स, लेकिन किसी सो कॉल्ड हीरो की मूवी के साथ इन अंडररेटेड एक्टर्स की मूवी रिलीज होती है तो हम सबसे पहले उन मूवीज को देखने भागते हैं और इनकी मूवीज इस शोर के बीच में कहीं दब जाती है। उम्मीद है कभी तो ऐसा आएगा जब इनके टैलेंट का साथ दुनिया देगी। अब कुछ समझदार ये कहेंगे कि सिर्फ एक्शन से ही मूवी नहीं चलती है, एक्टिंग भी आनी चाहिए। तो मैंने पिछली मूवी IB71 देखी और आप भी एक बार देखिए, विद्युत जामवाल कैसी एक्टिंग करते हैं आपको पता लग जाए। ओके फ्रेंड्स, मैं मिलता हूँ फिर किसी मूवी ट्रेलर टीजर की बात करते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।